ये बीपीएससी जनरल साइंस का लेक्चर 17 होगा और हम देखेंगे कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं। जैसे 2017 में ये जो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ से आज का लेक्चर लिया है, इसमें एक्चुअली मिसलेनियस क्वेश्चन है कि जगह जगह से पूछे गए। तो केमिस्ट्री के मेन टॉपिक खत्म हो चुके हैं। ये 2000 मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में जब मैं आपको फाइबर ये पॉलीमर्स बता रहा था, तो पॉलीमर्स के अंदर मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, लेकिन बीपीएससी ने 2023 में दे दिया। मैंने उसको पिछले जो पॉलीमर्स वाले क्वेश्चन थे, उस पॉलीमर वाला टॉपिक था, उसके अंदर नहीं रखा था, जब सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर्स बता रहा था। फिर एक ये फिर 2022 में क्वेश्चन पूछा और एक ये क्वेश्चन पूछा। तो ये मैं जो आपको इसके बारे में मैंने बताया था कि जो हम अपनी ब्लू ये जैकेट बनाई जाती है आर्मी के लिए, बुलेट प्रूफ, तो उसके लिए हम किस मटेरियल का यूज करते हैं, तो हम करते हैं कैल्वर का। तो इस ये भी मैंने आपको बताया था, ये काफी यूज होता है और 2023 में इसमें पूछ लिया इसका क्वेश्चन। पहले भी पूछा था, ऐसा नहीं कि 2023 में क्वेश्चन पूछा है तो पहले नहीं पूछा। देखो, अगर आप बीपीएससी की बात करो तो बीपीएससी जो क्वेश्चन उसने पूछे है ना, आपको उस टॉपिक को अच्छे से करके जाना चाहिए। टेफ्लॉन पर पूछा था, टेफ्लॉन पर क्वेश्चन पूछा उसने, टेफ्लॉन पर 2023 में जब क्वेश्चन पूछा तो उसने टेफ्लॉन की एक लाइन दी थी बस। तो मिला जुला कर काफी सारे 4 स्टेटमेंट थे, 4 स्टेटमेंट में उसने अलग अलग चैप्टर से उठाकर मिला जुला कर एक क्वेश्चन फ्रेम किया था। तो मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई भी। वो क्या काम करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है और एक ही टॉपिक के ऊपर जैसे ये दे देगा। अभी हो सकता है कि अगले साल को इसको रिपीट कर दे क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट भी बहुत करता है आयोग। तो आपको क्योंकि बीपीएससी का जो जनरल साइंस है वो ज्यादा पूछता है, और उसका जनरल साइंस का तरीका पूछने का ये है कि मतलब ऐसे नहीं कि बहुत अनाप शनाप क्वेश्चन पूछता है बहुत अनाप शनाप, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन उसके रिपीट होते हैं जनरल साइंस के। अगर आपने कोई टॉपिक ले लिया, जैसे आप इसको अच्छे से एक बार देख लो कि भाई इसमें क्या होता है, ये पॉलीमर्स किससे मिलकर बना होता है, तो समझ लो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो इधर उधर करके पूछ लेगा। अब ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो अभी हम देखेंगे मीथेन इसका जो है मेन कंपोनेंट होता है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि जो एलपीजी हमारे घरों में सिलेंडर आता है, उसका जो मेन जो गैस होती है उसमें भरी हुई, वो उसके अंदर ब्यूटेन होती है। देखो, प्रोपेन भी होती है, लेकिन यहाँ पर इसका शब्द यूज किया है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? अगर एस लगा हुआ होता है यहाँ पर, तो मतलब ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी मेजर गैसेस होती है, तब तो इसमें यहाँ पर ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाता है। लेकिन इसने यहाँ पर एस नहीं लगाया, बस यही पूछ रहा है कि भाई एक गैस बताओ जो मेजर जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, मेजर कंपोनेंट होती है एलपीजी गैस का। तो एलपीजी गैस का मेजर जो कंपोनेंट है वो ब्यूटेन ब्यूटेन होती है। तो अब हम थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा जो फ्रैगमेंटेड वे में चलेगा, कुछ और चीजें, मतलब जैसे मैंने कहा कि मिसलेनियस टॉपिक है, तो यहाँ पर पहले फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आइडियल फ्यूल किसको माना जाता है? देखिए, आइडियल फ्यूल उसको माना जाता है वैसे जो सबसे ज्यादा एनर्जी एनर्जी दे और पॉल्यूशन ना करे और आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो ऐसे फ्यूल को जो है आइडियल फ्यूल माना जाता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, पॉल्यूशन नहीं करता है। बस हाइड्रोजन को एक्वायर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो देशों के पास नहीं है, कुछ ही देशों के पास है, तो ये समस्या है। लेकिन हाइड्रोजन की जो मतलब हाइड्रोजन की जो हीटिंग वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है, सबसे अच्छी मतलब माना जाता है। अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए, किसके साथ में जलाओगे? जब भी कंबशन होता है तो या किसी चीज को जलाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है, तो ये वाटर प्रोड्यूस करता है। तो समझ गया, वाटर कोई वाटर वेपर वैसे एक जो है अल्ट्रावायलेट रे होती है, उनको वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उनको ट्रैप कर लेता है, लेकिन इतना भी इसका इम्पैक्ट नहीं होता, जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से मतलब इसको आइडियल फ्यूल माना जाता है कि ये हमारा जो है इको फ्रेंडली भी है, कोई ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं करता है। तो सबसे अच्छा जो आइडियल फ्यूल है वो हाइड्रोजन होता है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस। देखो, नेचुरल गैस के अंदर ना मीथेन होती है। मीथेन सबसे ज्यादा जो गैस है ये मीथेन होती है। इसको जो फॉसिल फ्यूल्स रहते हैं वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। होता ही है कि अगर आप मान लो कि यहाँ से आप फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ऊपर वाली लेयर में इन फॉसिल फ्यूल्स जो है एक्सट्रैक्ट हो होकर यहाँ पर गैस ट्रैप हो जाती है, इसको नेचुरल गैस बोलते हैं। तो सबसे पहले वो नेचुरल गैस को निकालेंगे, उसके बाद में इन फॉसिल फ्यूल्स को निकालते हैं। डिपेंड करता है कि निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते। अगर उनको यहाँ पर इन फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत नहीं है तो वो नेचुरल गैस को ही एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। तो अब नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मतलब और भी बहुत सारी गैसेस होती है नेचुरल गैस में।
जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। और जैसे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलावट होती है, लेकिन मेजर जो गैस होती है वो मीथेन होती है इसके अंदर। मीथेन का फॉर्मूला CH4, ठीक है। इसमें जो कार्बन होता है 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बहुत कम चांस है कि पूछे वो। अब यहाँ पर जो एलपीजी होती है, एलपीजी के बारे में देख लेते हैं। तो एलपीजी की जो मेन गैसेस होती है एलपीजी में, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो उसका ब्यूटेन का होता है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये आपका 10 क्लास के एनसीईआरटी में। तो आप 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़ कर जाएं, क्योंकि जनरल साइंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। स्पेशली बीपीएससी में जनरल साइंस से रिलेटेड मैं सबको बोलता हूँ कि जनरल साइंस को आपको सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जनरल साइंस में बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब कंप्रेस नेचुरल गैस, देखिए कंप्रेस आपने क्या कर दिया है, जो गैस होती है कौन सी गैस, नेचुरल गैस, उसको कंप्रेस कर दिया है। तो जब आप इसको कंप्रेस कर देते हो तो मतलब इसको आपने इतना रिड्यूस कर दिया कि ये जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो और कुछ नहीं होता है, ये कंप्रेस नेचुरल गैस जिसे सीएनजी बोलते हैं, अपने फ्यूल में हम उसमें यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, काफी जगह इसको यूज किया जाता है। तो नेचुरल गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके भर दिया जाता है। तो इसमें मेजर जो कंपोनेंट होता है गैस का वो वही होता है जो नेचुरल गैस होती है, तो और कुछ नहीं है नेचुरल गैस ही, बस इसको जो है हाई प्रेशर पर स्टोर कर दिया जाता है। तो मीथेन इसका जो है मेन कंपोनेंट होता है सीएनजी का। अब बात करते हैं यहाँ पर ये ऑक्टेन रेटिंग के बारे में। देखो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, देखो ऑक्टेन नंबर जो होता है ना, वो किसी फ्यूल के बारे में मतलब किसी फ्यूल के बारे में नहीं, केवल ये बताएगा कि आपका जो पेट्रोल होगा कितना अच्छा है। जिसका अच्छा नंबर होगा, समझ जिस भी पेट्रोल का अच्छा नंबर होगा, क्योंकि इसमें कैटेगरी कैटेगरी आती है पेट्रोल के अंदर भी, तो समझ जिसका मतलब अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा तो समझ जाना वो जो आपका पेट्रोल होगा आपके इंजन के लिए बहुत अच्छा है। अब ऐसी सीटेन सीटेन नंबर का यूज किया था, ये डीजल के लिए यूज किया था, क्योंकि डीजल से चलने वाली गाड़ी में बहुत है। तो जिनका जिन पर सीटेन नंबर अच्छा लगा हुआ होता है, अच्छा नंबर होता है, तो समझ जाना वो जो है डीजल आपकी गाड़ी के लिए अच्छा है। तो इसमें यहाँ पर यही पूछा था भाई ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं पूछा था कि भाई ये भी पूछ सकता है आपसे, सीटेन पर तो नहीं पूछा है उसने, लेकिन ऑक्टेन पर पूछा है, ऑक्टेन ऑक्टेन रेटिंग या नंबर ये क्या होता है। कैरोसिन, देखो ये इस पर मतलब क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। ये जो कैरोसिन होता है इसमें ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ये इसी बेस पर उसने क्वेश्चन पूछा था। देखो जैसे मिसलेनियस वाले होते हैं ना, मिसलेनियस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसने काफी हार्ड हार्ड भी क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ तो काफी हार्ड पूछे हैं, मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछे हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे इजी आए, उसको कुछ मुश्किल भी फ्रेम करने होते हैं, जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ये हमारा सोप के बारे में देख लेते हैं कि जो सोप होते हैं वो कैसे अपना काम करते हैं, कैसे जो है उसके अंदर क्या क्या होता है। देखो सोप का मैं आपको वैसे भी काफी मुश्किल वो है, लेकिन 10th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो सोप जो ऐसा होता है, उसका जो अगर आप मॉलिक्यूल करें तो वो ऐसा होता है। आगे तो उसके अंदर छोटा सा एक आयनिक पार्ट लगा रहता है ऐसा प्लस वाला, और पीछे एक लॉन्ग चेन लगी रहती है इस टाइप की, तो ये नेगेटिव लॉन्ग चेन होती है। तो ये जब चलता है इस टाइप से तो ये मॉलिक्यूल के बीच से निकल जाता है और उसको जो भी डर्ट होगी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका जो मैंने यहाँ पर दिया है, ये पहले मिसेल्स फॉर्म करते हैं। मिसेल्स का फॉर्म करने का तरीका ये होता है कि जैसे आप देख रहे हो चारों तरफ ये चारों डायरेक्शन में जा रहा है, हर डायरेक्शन में जाता है। ऐसा क्यों करेगा, ये क्या काम करेगा, ये डर्ट जो होगी, ये इसके ये जो बाहर के पार्टिकल होते हैं, तो ये प्लस माइनस होता है, आगे प्लस होता है पीछे माइनस होता है, तो उस प्लस माइनस की वजह से डर्ट पार्टिकल को अपने अंदर खींच लेते हैं। तो डर्ट पार्टिकल को खींच कर अपने बीच में ट्रैप कर लेंगे। तो सबसे पहले जो सॉप होती है वो मिसल्स फॉर्म करते हैं। मिसल्स का मतलब यही होता है कि इस टाइप का एक ट्रैप बना लेंगे ऐसा चारों तरफ, और उस ट्रैप के अंदर जो है जो भी डर्ट पार्टिकल होगा, जो गंदगी वाले पार्टिकल होते हैं, ग्रीस ऑयल जो भी कुछ होता है, उसको फंसा लेते हैं। ठीक है, तो यही है कि अब ये इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मतलब पूछा गया था ये था कि भाई इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो ये जो साबुन जिस प्रोसेस हमारे कपड़े को साफ करता है उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस ये जो है हमारे कपड़े साबुन साफ करता है। अब यहाँ पर डिटर्जेंट, देखो ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं और इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो देखो डिटर्जेंट में वैसे डिटर्जेंट जो होते हैं वो अलग अलग प्रोसेस, मतलब एक ही प्रोसेस होता है लेकिन अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है यूजुअली एल्केनाइल बेंजीन सल्फोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है,
ये जो क्लींजिंग एशन है ये इसमें यूज रखना है कि ये जो सल्फोनेट होता है इसका यूज किया था, LK लाइन बेंजीन सल्फोनेट, इसका यूज किया जाता है। तो इसी का क्वेश्चन पूछा था उसने। एनसीईआरटी में वैसे ये नहीं दे रखा है और ये भी नहीं दे रखा है कि ये जो इमल्सिफिकेशन जो है इसको साबुन इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस यूज कर कर कपड़ों को साफ करता है। बस हाँ, ये मिसल्स के बारे में दे रखा है, मिसल्स फॉर्मेशन के बारे में। तो अभी हो सकता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ भी रहे कि भाई मिसल्स जो होता है वो किस के लिए यूज किया जाता है, कपड़े डिटर्जेंट से कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है, सॉप से कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है, मतलब ऐसे ही पूछ सकता है। थोड़ा सा ये मिसल्स के बारे में कान में लगा होना चाहिए कि भाई ये जो है सॉप से रिलेटेड, ना कि डिटर्जेंट से या ना किसी दूसरे चीजों से रिलेटेड। जैसा कि हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि भाई क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या क्या, किस टाइप का प्रोसेस है, इस टाइप से पूछ सकता है वो। अब जैसे ये क्वेश्चन थे 2000 यहाँ पर 20 में ही क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। बीपीएससी ना इसको 2 बार क्वेश्चन पूछा है। तो जैसा कि मैंने कहा बीपीएससी जो होती है वो जनरल साइंस के काफी क्वेश्चन पूछती है। तो अब जैसे इन्होंने यहाँ पर 2020 में पूछा, तो एक बार तो जब, क्योंकि 2020 में 2 बार पेपर हुआ था, तो दोनों बार इसने जो है रिपीट किया है इस क्वेश्चन को। तो जैसे यहाँ पर क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल इज एक्सप्रेस, जो पेट्रोल की क्वालिटी होती है तो ऑक्टेन नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है। देखो यहाँ पर दोनों दे रखे हैं, सीटेन नंबर भी दे रखा है, सीटेन डीजल के लिए यूज होता है, और ऑक्टेन नंबर जो होता है वो आपका और कितना अच्छा आपका जो पेट्रोल है उसके लिए, क्योंकि जितना अच्छा पेट्रोल होगा उतना ही वो जो इंजन है इंजन के लिए अच्छा होता है। तो ये जो ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल की क्वालिटी के लिए, ऑक्टेन नंबर को देखा जाता है। कुकिंग गैस इज मेनली, कुकिंग गैस में जो होता है वो मीथेन होती है। मैंने नेचुरल गैस के बारे में बताया था, CH4, ये मीथेन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये है कि प्रेशर गॉज इज नॉट, ये काफी पुराना क्वेश्चन है ये वाला, तो लेकिन फिर भी देख लेते हैं, आयोग रिपीट कर देता है काफी क्वेश्चन। प्रेशर गॉज इज नॉट, प्रेशर गॉज का मतलब जो मीटर होता है। देखो आज अगर आप कभी वहां पर गए हो बेल्ट कराने के लिए गए हो, बेल्डिंग पर मतलब कुछ भी आपका सामान टूट गया हो और आप बेल्डिंग वाले के पास गए हो, तो उसके बाद 2 सिलेंडर लगे हुए होते हैं और दोनों के ऊपर यहाँ पर इस टाइप से मीटर लगा हुआ आता है। लेकिन अगर जो आपके घरों में LPG सिलेंडर आता है उसके अंदर मीटर नहीं लगा होता। तो ये यही पूछ रहा है कि ये बताओ भाई, ये जो आपने देखा होगा प्रेशर गॉज इज नॉट गिवन इन द डोमेस्टिक सिलेंडर बिकॉज, जो डोमेस्टिक सिलेंडर में प्रेशर गॉज जो मीटर होता है वो माप करने के लिए नहीं दिया जाता है ऊपर। तो इसमें पहला ऑप्शन ये है कि दे आर सो कॉस्टली, क्या वो बहुत महंगा होता है। देखो सच बताऊं तो आप इसको काफी मतलब उस यूज कर सकते हो जनरल साइंस का, जनरल मतलब अपना जनरल कॉमन सेंस लगा कर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, एलिमिनेशन तक काफी तक हद तक ले जा सकते हो। जैसा ये लिखा हुआ दे आर सो कॉस्टली, भाई ऐसा नहीं है, अगर इतना बड़ा दे सो कॉस्टली, अगर वो इतना बड़ा सिलेंडर दे रहे हैं तो वो ये भी दे सकते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। देयर यूज इज नॉट सेफ, ये भी नहीं होना चाहिए था, मतलब बहुत अनाप सा दे रखा है, मतलब थोड़ा सा लॉजिक नहीं बन रहा है। दे आर नॉट रिप्रेजेंट इन द क्वांटिटी ऑफ द गैस इन LPG सिलेंडर, ये सबसे ज्यादा सेंटेंस, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है ये वाला। तो ये वाला आंसर है वैसे इसका। अब देखो होता क्या है, ये जो अगर आप दूसरे, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन का सिलेंडर जब वेल्डिंग वाले के पास जाते हैं तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करता है और ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर मीटर लगा हुआ होता है कि कितना उसमें सिलेंडर यूज को मतलब वो बताता रहता है। लेकिन वो क्यों बताता है, क्योंकि उस जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो यहाँ पर लगा होता है। उस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है, मतलब ऑक्सीजन जो होती है इसमें वो गैसियस फॉर्म में होती है, ना कि लिक्विड फॉर्म में। अब ये जो प्रेशर गॉज है ये लिक्विड फॉर्म को जो गैसियस फॉर्म उसको मेजर करता है, लेकिन जो LPG के सिलेंडर होते हैं, LPG के सिलेंडरों में जो गैस भरी हुई होती है वो लिक्विड फॉर्म में भरी होती है, लिक्विड। तो इसकी वजह से ये जो है नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि वो लिक्विड को मेजर नहीं करता है। वो किस टाइप का प्रेशर मेजर करेगा, वो गैस से जो निकला हुआ प्रेशर है उसको मेजर करता है, इसलिए इनको जो है जो LPG के सिलेंडर होते हैं उसमें नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसका जो आंसर है वो B है। मेजर कंपोनेंट ऑफ द CNG, तो CNG का मेजर कंपोनेंट देखो, अब यहाँ पर जो है उसने ये नहीं बोला कि मीथेन, यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया। अब 2002 बार क्वेश्चन पूछा है, जो यहाँ पर 2020 के अंदर ये क्वेश्चन हुआ था। तो मीथेन, ये मीथेन है, तो ये मीथेन देखो। अब देखो कितना चालाक है, यहाँ पर CH4 दे दिया, ये भी मतलब मीथेन नहीं लिखा। अब हाँ आपको पता होना चाहिए भाई ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन होगी, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको कुछ पता होना चाहिए कि मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है। देखो ये तो चीजें जनरल सी है कि मीथेन के बारे में, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते उनके लिए काफी मुश्किल होता है। तो CH4 उसका फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। और दूसरा तो बहुत ही कम चांस है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन केरोसिन में नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजन देखो ये अपने आप में काफी मुश्किल क्वेश्चन है।
काफी बार उसने पूछा है यहाँ पर, 2019 में पूछा और 2000, देखो इनकी ना क्वेश्चन बैंक होती है, मैं बताता हूँ ये क्या काम करते हैं। अब जब 2024 का भी पेपर होएगा तो 2024 का इन कैसे करेंगे, इन्होंने ना 2023 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन, इन्होंने जो भी क्वेश्चन तैयार करे होंगे और ऐसे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनको रखेंगे। मतलब 2023 में मानो इन्होंने कोई क्वेश्चन दे दिया है, 2023 में इन्होंने पेपर कंडक्ट कराया तो उसका कोई क्वेश्चन दिया है और वो क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो उसके क्वेश्चन जरूर रिपीट करेंगे। उसका क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है। कभी आप सोच रहे हो ये काफी इजी क्वेश्चन, ये कैरोसिन ग्लास कैसे पता लगे, बात अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो वो ऐसे क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं। ये अपनी एक क्वेश्चन बैंक बना कर रखते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन लिखते हैं। जब भी इनका जो ग्रुप होता है, एक्सपर्ट ग्रुप होता है, वो क्वेश्चन फ्रेम करता है, अलग अलग फील्ड से आते हैं लोग। तो हालांकि इनके जो पीसीएस होते हैं, पीसीएस में हमने देखा होगा काफी क्वेश्चनों में काफी गलती रहती है, आंसर मैच नहीं करते, क्वेश्चन ही गलत होता है। तो वो उनके ग्रुप की मतलब इनका जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ढीले टाइप के लोग रहते हैं, या फिर उनको पता नहीं कैसे उन्होंने कहाँ से उन्होंने सोर्स को यूज किया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर करके जाना चाहिए। ये अपने आप में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये हो सकता है 2023 में, 24 में भी रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होती है, ठीक है, मीथेन। बायोगैस हो गया, देखो बायोगैस हो गया, बायोगैस जो गोबर गैस होती है उसका भी मेन कंपोनेंट उसका जो है और ये मीथेन ही होती है। मेन कंपोनेंट होता है गोबर गैस, गोबर गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है देखो मीथेन हो गया, आंसर हो जाएगा ए। गैस विच एमिटेड फ्रॉम द राइस फील्ड, आपने देखा होगा कि जैसे यूपी के अंदर भी, पंजाब के अंदर काफी, पंजाब हरियाणा के अंदर काफी चावल उगाए जाते हैं। तो जो चावलों का खेत होता है तो उसके अंदर पानी भर देते हैं, क्योंकि पानी चावलों को बहुत ज्यादा चाहिए होता है। राइस की जो फील्ड होते हैं उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो उनसे जो गैस निकलती है वो ये पूछ रहे हैं कि बताओ उनसे कौन सी गैस निकलती है, तो उनसे जो है मीथेन गैस निकलती है। देखो हमारे यहाँ पर ना मतलब चीजों को यूज करने वाला होना चाहिए, ठीक है, यूज करते नहीं है, अदरवाइज तो हम बहुत सारी चीजें जो है फ्यूल्स को बचा सकते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। जैसे एक जापान की टेक्नोलॉजी है, जापान की टेक्नोलॉजी में ये है कि वो क्या काम करते हैं, जो रोड है मान लो, और जहाँ पर सबसे ज्यादा फुटपाथ है, ये इधर फुटपाथ हो गया, ये उधर फुटपाथ हो गया, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मतलब बहुत सारी चीजों को यूज करके, जब भी कोई इस पर चलेगा, फुटपाथ पे चलेगा तो वो हिलेगा, ऊपर नीचे होएगा, ऊपर नीचे होएगा तो उससे मतलब कुछ ना कुछ जनरेट होएगा, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर मतलब इतनी पॉपुलेशन है, 144 करोड़ पॉपुलेशन है, कितना दिल्ली जैसे शहरों में, तो इन्हों फुटपाथ पर उस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, बस वो उसको यूज करना चाहिए। इनको जो रोड बनाई जाती है, रोड में उसको यूज करना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो आप चल रहे हो तो मैकेनिकल एनर्जी को आप सीधा का सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई दिल्ली के अंदर कोई चल रहा है, फुटपाथ पे चल रहा है, अब उसको चलने के ना तो वो पैसे दे रहा है, तो वो जो चल रहा है उसकी एनर्जी को यूज कर लो ना, लेकिन नहीं यूज करते। मतलब इससे को बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत पीछे है। हम 2047 के डेवलप होने की बात करते हैं, वो होना भी चाहिए इंडिया, लेकिन देखो ये पेपरों में ही डेवलप होगा, रियलिटी में डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी सरकारें हैं ये बस झूठे क्लेम करती हैं, पॉलिटिशियंस बस ऐसे दिखा देंगे कि भाई डेवलप हो गया, लेकिन रियलिटी में डेवलप नहीं हो पाएगा। बस दो चार शहर डेवलप हो जाएंगे, दिल्ली मतलब जैसे दिल्ली तो पहले से डेवलप हो, गुड़गांव नोएडा ये सब डेवलप हो जाएंगे, और बाकी जो असली जो रूरल हमारा जो इंडिया है वो रूरल एरिया में रहता है, तो रूरल एरिया में डेवलप करने की जरूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे लाने की जरूरत है। तो दी गैस इज एमिटेड फ्रॉम द राइस फील्ड्स इज द मीथेन, मीथेन गैस जो है राइस खेतों से जो है मीथेन गैस निकलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन था, तो देखो ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में तो नहीं पूछा गया, मैंने बस यहाँ पर एक ऐसी क्वेश्चन ले लिया है ये वाला। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि सीएनजी जैसे जैसे देखो ये अपने आप में आप अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो ये जो है काफी हद तक आपको एलिमिनेशन मेथड तक ले जाएगा, लेकिन 50-50% तक। जैसे सीएनजी के बारे में आपने पढ़ लिया, एलपीजी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन कोल गैस के बारे में आपने नहीं पढ़ता और वाटर गैस के बारे में भी नहीं पढ़ा। तो वो इसलिए होता था, मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या होता है कि काफी मतलब मिसलेनियस नहीं, मतलब आयोग काफी क्वेश्चन मुश्किल भी दे सकता है। जैसे हमको ये पता है कि ये जो हमारा एलपीजी है, तो एलपीजी के अंदर क्या होता है, मेन जो गैस होती है उसके अंदर ब्यूटेन होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों दे रखी है उसने, ब्यूटेन और प्रोपेन भी दे रखी है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी वाले का जो है, बी वाले का सेकंड आंसर है ये, तो हम चलो ठीक है। अब बी वाले का जरा सेकंड आंसर देखते हैं, तो बी वाले का सेकंड आंसर केवल सी और डी है, तो मतलब ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट करो। अब बात करते हैं हम बात करते हैं सीएनजी। तो सीएनजी के अंदर क्या होता है,
मीथेन गैस भरी हुई होती है, मीथेन। तो ए वाले का जो है, ए वाले का ऑप्शन जो है थर्ड है, ए वाले का थर्ड, तो ए वाले का थर्ड। तो अब देखिए यहाँ पर ए वाले का थर्ड, दोनों सी डी में ए वाले का थर्ड दे रखा है, बी में भी सेकंड, दोनों ऑप्शन दे रखा है। अब इन दोनों सी और डी को आपको निकालना पड़ेगा। सी डी के बारे में आपको बताना। वाटर गैस, देखो वाटर गैस के अंदर मतलब पता होना चाहिए आपको, वाटर गैस के अंदर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो डी का जो है फर्स्ट है, डी का फर्स्ट, और डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो इसकी वजह से देखो डी का फर्स्ट, इसको खत्म करो तो ये वाला। अब ये जो कोल गैस होती है, देखो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो कोल गैस है इसके अंदर जो कौन कौन सी गैसेस होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम कोल गैस के बारे में बात करें तो कोल्ड गैस के अंदर हाइड्रोजन होती है, मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और वाटर गैस के बारे में बात करें तो वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, समझ गया, और हाइड्रोजन होती है। तो दोनों में क्या देख रहे हो, यहाँ भी मीथेन, यहाँ भी हाइड्रोजन है। वाटर गैस और कोल गैस में क्या डिफरेंस हो गया, दोनों के अंदर हाइड्रोजन सेम होती है, दोनों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड सेम होती है। लेकिन जो कोल होता है, कोल गैस जो होती है, कोल गैस के अंदर मीथेन होती है। तो इसमें ये डिफरेंस है, इसकी वजह से आंसर जो है यहाँ पर सी वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये देखो यहाँ पर ये पूछा था, ये वैसे काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पर इसका एक चार्ट डाल दिया। आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ जो मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में अलग अलग, पीसीएस में पूछा गया। सबसे ज्यादा जैसे जो ग्लूकोज होता है, जो शुगर होती है, उसकी अलग अलग मिठास होती है, स्वीटनेस होती है। एक सुक्रोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे मीठा कौन होता है, इसमें सबसे जो मीठा होता है फ्रैक्टोज होता है, सबसे मीठा होता है, उसकी मिठास सबसे मीठी, मतलब वो सबसे ज्यादा मीठा होता है। तो इसमें यही पूछा था कि स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग इज, तो फ्रैक्टोज जो है सबसे मीठा होता है। तो ये चार्ट जो है आप याद रखना इस चार्ट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप। देखो मैंने बताया कि सोप को बनाने के लिए हम वेजिटेबल ऑयल का यूज करते हैं, काफी सारी चीजों का यूज करते हैं, जैसे पाम ऑयल हो गया, उसका भी यूज करते हैं। पाम ऑयल इंडिया काफी इंपोर्ट करता है। वेजिटेबल ऑयल का काफी यूज करते हैं, केरोसिन का यूज नहीं करते भाई, कटिंग ऑयल का यूज नहीं करते, मोबाइल ऑयल का यूज नहीं करते, वेजिटेबल ऑयल का यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर है, काफी पुराना क्वेश्चन है ये। सोप रिमूव्स ग्रीस बाय, तो ये कह रहा है कि भाई जो साबुन होता है, किस प्रोसेस के थ्रू आपके कपड़े को साफ करता है। देखो ऑस्मोसिस तो नहीं है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं है, और ये तो उसके लिए होता है, क्लोथिंग के लिए होता है, तो ये भी नहीं है। तो इसलिए आंसर इसका जो है इमल्सिफिकेशन है। इस प्रोसेस, देखो ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि तभी आप इन प्रोसेस के बारे में, ये प्रोसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के अंदर हम ये देखेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे उसके अंदर। बायोलॉजी का जब हम बस ये लास्ट लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, उसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो ये है। तो देखो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी वो है, उससे नहीं दे रखा एनसीईआरटी के अंदर, ये दिया हुआ नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, हम वहां से पढ़ लेंगे। कुछ चीजें वो जो है मतलब बाहर चले जाते हैं एकदम, तो काफी मुश्किल क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अब व्हाट इज द डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या है, क्या एक रिफाइनिंग एजेंट है, या कैटलिस्ट है, मेडिसिन से सॉप है। तो देखिए ये रिफाइनिंग एजेंट है, ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। तो रिफाइनिंग एजेंट का मतलब हो गया कि आप आपके कपड़ों को जो रिफाइन करके दे देगा, ये जो भी उसके अंदर ग्रीस लगा हुआ है उसको साफ करके दे देगा। अब यहाँ पर डिटर्जेंट यूज्ड इन क्लींजिंग एक्शन, ये क्वेश्चन जो होते हैं पहले काफी आते थे, पहले पूछे गए क्वेश्चन है। डिटर्जेंट्स यूज फॉर क्लींजिंग क्लोथ्स आर, जो डिटर्जेंट होता है वो जो अपना कपड़ों को साफ करता है, उसमें क्लींजिंग मतलब कपड़ों को साफ करने के लिए, तो वे मतलब क्या है ये, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, क्या है ये। तो देखो मैंने आपको बताया था ये सल्फोनेट है, सल्फोनेट उसके अंदर सल्फोनेट, इसका आंसर हो जाएगा डी। मैंने वहां पर लिखा हुआ है नोट्स में, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो, ये उसके अंदर जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा था, तो मैंने वहां से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो इसमें पढ़ लेना। लेकिन काफी टेक्निकल, ये जो सोप और डिटर्जेंट है ये काफी टेक्निकल है, तो इतना नहीं दे रखा है जितना उसने एग्जाम में पूछा है। उसने एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो नाइट्रोजन जो होती है बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, किसके लिए इसेंशियल पार्ट है, पौधों को उगाने के लिए। तो पौधों को उगाने के लिए जो नाइट्रोजन होती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है यूरिया को काफी यूज करते हैं। यूरिया का फॉर्मूला याद रखना, ये वाला काफी उसने पूछा है, CO NH2, यूरिया पूछा है।
तो यूरिया के अंदर क्या होता है, यूरिया के अंदर कार्बन होती है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होती है। ये सारे कंपोनेंट होते हैं, CHON ये कंपोनेंट होते हैं। इसी का क्वेश्चन पूछा था भाई यूरिया के अंदर। तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के अंदर ना जो सॉइल मिलती है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो ज्योग्राफी के, तो नाइट्रो सॉइल्स के बारे में, तो नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हम नाइट्रोजन जो है नाइट्रो ऐसे सब्सटेंस को यूज करते हैं, जैसे वो यूरिया हो गया। यूरिया क्योंकि नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसकी कमी है, नॉर्थ इंडिया में जो सॉइल मिलती है उसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो यूरिया डाला जाता है क्योंकि पौधों को जो है नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और ये जो हमारे मतलब हम जो खेती करते हैं उस खेती के अंदर बहुत सारी खेती ऐसी होती है कि हम जैसे गन्ना हो गया, तो हम गन्ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है, तो इसकी वजह से गर्मी का जो जमीन होता है, जमीन की जो नाइट्रोजन होती है वो खत्म हो जाती है। काफी यूपी में काफी गन्ना उगाया जाता है, लेकिन हम ऐसे ऐसे क्रॉप्स नहीं उगाते जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे कि मटर के पौधे। मटर के जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम बहुत अच्छा करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब नाइट्रोजन जो है, क्योंकि जो देखो 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमोस्फेयर में, लेकिन पौधे उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको ऐसे पौधे लगाने पड़ते हैं, ऐसे प्लांट लगाने पड़ते हैं जिनकी जो इस टाइप के नोड्यूल्स मिलते हैं, उसके अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है, वो बैक्टीरिया का काम करते हैं। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। तो पौधों में ऐसे जो रूट्स होती हैं, ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो ऊपर की जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी ऐसी नाइट्रोजन वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस में जो कि पौधों के लिए जरूरी होती है। तो अब ऐसे खेती करते नहीं लोग, तो वो हमेशा ऐसी उनको पता भी नहीं है, तो इसलिए वो यूरिया डालते हैं, यूरिया का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको जो है पता होना चाहिए इसके बारे में, जिससे पूछा था उसने क्वेश्चन। अब यहाँ पर जैसे ये पूछा कि द वीट कल्टीवेशन और विच फर्टिलाइजर यूज, तो जब भी आप गेहूं की खेती यूज करते हो तो क्या यूज किया जाता है। वैसे तो पोटेशियम भी यूज करते हैं, अलग से पोटेशियम भी डाला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है उसको नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। जब आप अगर खेती से जुड़े हुए हो, आप देखते हो तो यूरिया डाला जाता है उसके अंदर। ठीक है, यूरिया के कट्टे डाले जाते हैं, तो यूरिया के जो खाद आता है व्हाइट व्हाइट कलर का दाने दानेदार, तो उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। लेकिन दूसरे भी यूज करते हैं हम अपनी जो एग्रीकल्चर, पोटेशियम भी यूज किया जाता है उसके अंदर, मिक्सर आता है, और वो लेकिन कम कम क्वांटिटी में यूज किया जाता है। जैसे ये सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन वो कम क्वांटिटी में यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो है कई कई मतलब 3-3 4-4 ट्रैक्टर भर भर के लाने पड़ते हैं, जब जाके खाना पूर्ति होती है। तो क्रॉप रोटेशन एक अच्छा वो है कि आपको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, जिससे आपका खाद की जो बचत हो जाएगी। तो नाइट्रोजन जो है यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि मैंने आपको ये यूरिया का पीछे भी फॉर्मूला बताया था, तो यूरिया का यहाँ पर ये पूछा है कि भाई ये जो यूरिया होता है, यूरिया में बताओ कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि यूरिया के अंदर पीछे फॉर्मूला लिखा था CHN। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी कंपोनेंट होते हैं। तो 2020 में इसी पर आयोग ने क्वेश्चन पूछा था। देखो 2020 में आयोग ने बहुत क्वेश्चन पूछे थे जनरल साइंस से, और बोलता हूँ कि जनरल साइंस आपको करते जानी चाहिए, क्योंकि जनरल साइंस को ऊपर रखना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये एक मिली जुली सरकार वाली जैसे सरकार होती है, ऐसा क्वेश्चन है, आपको सभी जगह से यूज करना पड़ेगा। जैसा आपको बताया कि भाई स्किन कैंसर कैसे होता है, स्किन कैंसर इसमें से जो है अल्ट्रा वायलेट रे आती है, और अल्ट्रा वायलेट रे जब अर्थ पर आती है तो वो हमारी अलग अलग टाइप की होती हैं। तो एक कुछ होती ऐसी होती हैं कि हार्मफुल होती हैं, इसमें भी ये भी कैटेगरी होती है। तो कुछ हमारी स्किन के लिए अच्छी होती हैं, और ज़्यादा देर तक धूप में रहना नहीं चाहिए। तो अल्ट्रा वायलेट रे से जो है हमको स्किन कैंसर होता है। तो ए का जो है दूसरा ऑप्शन है। नॉइज पॉल्यूशन, जो नॉइज पॉल्यूशन होता है उसको हम डेसीबल में मेजर करते हैं, उसको जो है डेसी, जो तीसरा है, इसका तीसरा है, डेसीमल में मेजर किया जाता है नॉइज पॉल्यूशन को। ये नॉइज पॉल्यूशन इसको डेसीबल में यूज किया जाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी का यहाँ पर हो जाएगा 4। और ओजोन होल किसकी वजह से हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है फ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब इस देखो ये दो कई बार क्वेश्चन पूछा हो सकता है, रिपीट कर दे। तो ए का तो दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। स्किन कैंसर किससे होता है, अल्ट्रा वायलेट रे, तो इसका मतलब हो गया ए का दूसरा। तो ए का दूसरा, ये खत्म करो, ये खत्म करो, इन दोनों में से हो सकती है। देखो वो बड़ा चालाक होता है इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी आप सबको बताया एलिमिनेशन मेथड से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड में भी इसने यहाँ पर देखो तिकड़म, उसने कोई सोचने लगे एक ऑप्शन के बारे में पता है उसको तो कर ले, नहीं, आपको पता होना चाहिए।
फिर उसके बाद में दूसरा देते हैं बी का। बी में नॉइस पॉल्यूशन को डेसिबल में मेजर किया था उसमें, तो इसका मतलब हो गया बी का तीसरा। देखो दो यहाँ पर तीसरा दे दिया, बी में दोनों जगह तीसरा तीसरा दे रखा है। अब सी के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर दे रखा है बी वाले ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन होल फ्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसको एलिमिनेट करते हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इतनी आसान भी क्वेश्चन नहीं होती है, कुछ क्वेश्चनों को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए। इन कार बैटरी जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज, अगर आपने देखा होगा कि वैसे घरों में बैटरी भी यूज करते थे, और जब उस टाइम पर यूपी, मतलब यूपी के अंदर, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बैटरी यूज कर रहे थे हम अपने घरों में, बहुत बड़े थे, उसके अंदर एसिड होता था। वो एसिड ही पूछ रहा है, वो एसिड कौन सा होता था। ट्रैक्टरों में हम बैटरा यूज करते हैं, ट्रैक्टर में, तो उसमें बैटरा यूज किया जाता है, बड़ा सा बैटरा होता है, तो उसके अंदर एसिड भरा हुआ होता है, एसिड, तो वो ये पूछ रहा है कौन सा एसिड होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइल्यूट करके भरा जाता है उसके अंदर, लेकिन वो काफी मतलब हार्मफुल होता है। उसको सल्फ्यूरिक, जब भी उसको चार्ज करते हैं तो उसको जो है गैस निकलती है, गैस निकलती रहती है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड की गैस होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये यूएनएफसीसी के बारे में तो सुना होगा भाई, कार्बन, उसको जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज विद रिडक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, so ये रिडक्शन को नहीं बात करिए, एमिशन ऑफ द मिटिगेशन, एमिशन देखो यहाँ पर कह रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का मिटिगेशन करना है उसको, रिड्यूस द यूरेनियम प्रोडक्शन, ये भी नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस मिटिगेशन, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, देखो ये CO2 भी दे रखा है, CO2 का जो एमिशन है उसको भी मिटिगेट करना है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर सब कुछ आ जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ठीक है, मीथेन आ जाती है, जो हम नेचुरल गैस कर रहे थे वो भी, हमारे नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, लाफिंग गैस जिसको बोला जाता है, तो ये गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आ जाती है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर लगा देंगे दोनों ऑप्शन बहुत ठीक ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है, ये तो केवल एक ही गैस को बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि ये जो यूएनएफसीसी केवल कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए किया जा रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को मिटिगेट करने के लिए जा रहा है, इसके अंदर बहुत सारी आती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इनकम्प्लीट, जब भी देखो आपने देखा होगा, जब भी आप किसी भी, मान लो किसी भी सब्सटेंस को जला रहे हो, मान लो किसी की गाड़ी जा रही है और उसके सिलेंसर से काला काला धुआं निकल रहा है पीछे से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पता नहीं कोई रीजन होगा उसमें जो पेट्रोल या डीजल जल रहा है वो पूरी तरह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और वो मतलब वो जो फ्यूल है वो पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है, और जब वो नहीं जल रहा है तो उसको काला काला जो धुआं है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो काला काला जो धुआं जो है वो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो इसमें यहाँ पर ये पूछा है, जब भी कोई भी फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पाता है, तो जैसे कि यहाँ पर पेट्रोल, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द पेट्रोल एंड द डीजल प्रोड्यूस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द पार्टिकुलेट मैटर, तो पार्टिकुलेट मैटर जो है दिल्ली के अंदर बड़ी समस्या चल रही है, अगर आप द हिंदू या बहुत सारे न्यूज़पेपर को और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करते हो इंग्लिश में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर दिल्ली। तो ये जो है क्या है, इसके एक समस्या पार्टिकुलेट मैटर। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये अलग अलग होते हैं, PM अलग अलग होते हैं, तो PM10 इस टाइप से होते हैं, मतलब इनके साइज कितना होता है उसी के हिसाब से। तो पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं पॉल्यूटेंट होते हैं। अब इनकी सबसे बड़ी समस्या रहती है, जितना छोटा सा पार्टिकल होगा, मतलब देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है दिल्ली के अंदर, और धूल मिट्टी उड़ के जाती है, तो धूल मिट्टी जब वो पानी जो वाटर वेपर होती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है वेपर आ जाती है, तो उसकी वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है धूल जमा हो जाएगी, मिट्टी जमा हो जाएगी, और पानी के साथ मिल जाएंगे। तो पानी के साथ मिले जो पार्टिकल्स हैं, अगर वे बॉडी के आपके लंग्स में बैठ गए, तो जितने छोटे होंगे उतना खतरनाक होता है। बॉडी के आपके बॉडी के अंदर लंग्स में बैठ गए तो वो हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है जनरेट कर सकती है। तो इसका जो है ये क्या है, एक एयर पॉल्यूटेंट है, ये पार्टिकुलेट PM जो है, PM10 पॉइंट इस टाइप से 2.5 इस टाइप से दिए गए थे, तो पार्टिकुलेट मैटर होती है, कोई पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूटेंट है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है मैंने बस दे दिया, ये वाला इधर वाला, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, तो वैसे BPSC के अंदर नहीं पूछा था, लेकिन मैंने दे दिया इसको। देखो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। इसका आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर यमुना फ्लो करती है, और यमुना के अंदर काफी काला काला पानी जाता है,
तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, सच बताऊं तो जो सब पॉलिटिकल पार्टियां हैं बस वो अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ नहीं करती है कि हम तो यहाँ पर ये रिवर फ्री, मतलब सब कुछ यहाँ पर कूड़ा होया पड़ा, ऑक्सीजन ठीक नहीं मिलती है, यमुना का कूड़ा हो गया। तो होता क्या है देखो, ये होता है कि जितने भी हमारे वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो उनका क्या काम होता है, उनके उनका काम ये होता है कि वो जो उस वाटर बॉडी के अंदर कोई मान लो कोई मटेरियल पड़ गया, मान लो किसी ने गोभी फेंक दी, तो उस गोभी को कौन सड़ाएगा? आलू फेंक दिए, गोभी फेंक दी, सब कुछ फेंक दिया उसके अंदर, पानी के अंदर। पानी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करेंगे, वो उस गोभी को ब्रेक डाउन करेंगे, सड़ाएंगे, तोड़ेंगे उसको छोटे छोटे, लेकिन वो जब तोड़ते हैं तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो वो ऑक्सीजन का यूज करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब मतलब सारे बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज करते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जो उसको तोड़ने का काम करते हैं, चीजों को गलाने सड़ाने का काम करते हैं। अब आप जितना ज्यादा इसके अंदर मटेरियल फेंकोगे, जितना ज्यादा कचरा फेंकोगे इस रिवर के अंदर या कोई भी तालाब के अंदर, तो बैक्टीरिया को उसको सड़ाने गलाने के लिए उतनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अब आपने इतना इसके अंदर कचरा फेंक दिया, अब दिल्ली के अंदर होता क्या है, सूसू पॉटी सब यमुना के अंदर ही जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सच बताऊं तो जो सरकारें हैं वो लोगों को उल्लू बनाने के सिवा कुछ कर नहीं रही है, तो लोग भी उल्लू वाला आसानी से बन जाते हैं यहाँ पर। मतलब कि वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हुए हैं, लोगों का हगना मूत्रा सारा का सारा रिवर के अंदर जाता है और सब वो रिवर को खराब कर रहा है। तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। अब वो इतना आपने गंदगी डाल दी उसके अंदर कि वो सारे गंदगी को तोड़ने के लिए इतनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी कि उसके पानी के अंदर भी नहीं है, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, जितनी गंदगी उतनी ऑक्सीजन की डिमांड। तो ये जो लिखा हुआ है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं पानी के अंदर, जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, अगर उसके अंदर आपने ज्यादा गंदगी फेंकी और ऑक्सीजन ज्यादा यूज करेंगे बैक्टीरिया, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर पानी साफ है तो इसका मतलब ऑक्सीजन उसमें अच्छी है, लेकिन पानी खराब है, पानी खराब होने का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो उस गोभी, सड़ी हुई गोभी आलू को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर पानी की कमी है, पानी की कमी नहीं, ऑक्सीजन कम है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है इसमें क्वेश्चन, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल नहीं करता है, ये गलत बात है। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी गलत बात है। पॉल्यूशन ऐसे इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो ये पॉल्यूशन के बारे में बताता है। असेसिंग द ऑक्सीजन लेवल इन द हाई ऑल्टीट्यूड, नहीं ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये बीपीएस उसके अंदर यूपीआईएस का क्वेश्चन है ये वाला। तो वो मैंने दे दिया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए आप बीपीएससी ने अभी क्वेश्चन पूछा था ये वाला 2000, सॉरी मैंने 2 बार रिपीट कर दिया यहाँ पर, ये 2 बार मैंने ये इसका आंसर दे दिया पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दे दिया ऑक्सीजन बायोलॉजिकल डिमांड, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में भी यहाँ पर दे दिया, आप पढ़ लेना इसको। बात करते हैं यहाँ पर ये द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द पेट्रोल डीजल, मैंने ये बता दिया, शायद रिपीट दोबारा हो गया है क्वेश्चन ये, आई थिंक हाँ दोबारा हो गया है रिपीट। अब ये बात करें सब्सटेंस यूज इन आर्टिफिशियल रेन, देखो मैंने यहाँ पर थोड़े से सब्सटेंस के नाम लिखे हैं, उसको यूज कर लेना क्योंकि हो सकता है दे दे। अभी वो शायद यूएई में बाढ़ आ गई थी तो उन्होंने आर्टिफिशियली रेन का यूज करके वहाँ पर काफी मतलब तबाही हो गई थी, इतनी बारिश हुई, खूब बारिश हुई। दिल्ली के अंदर भी जो है मतलब आर्टिफिशियली हरियाणा और यूपी और ये दिल्ली सरकार जो है आर्टिफिशियली रेन कराने की बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियली रेन कराने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो आप ड्राई आइस का छिड़काव करो ऊपर जाकर, या नीचे से ही आप जो ऐसा कैनन लगा सकते हैं, वाटर की कैनन होती है तो ऊपर वो फेंकेंगी बहुत ऊपर आसमान में धुआं सा। या फिर एक तो ड्राई आइस का यूज किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसी पर क्वेश्चन पूछा था, जैसे ये छिड़काव कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड या फिर जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था कि हाँ सब्सटेंस यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन इज सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड मेकिंग द आर्टिफिशियल क्लाउड्स, तो आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाने के लिए आपको किस यूज का यूज करना है, यूज करना पड़ेगा सिल्वर आयोडाइड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया। स्मोक के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया, आप देख लेना स्मोक जो होता है उसके अंदर मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर, और ये बहुत खतरनाक चीज होती है। देखो होता क्या है,
स्मोक अगर आप सब देखो, स्मोक तो स्मोक बना हुआ है फॉग्स, स्मोक, फॉग प्लस जो धूल के पार्टिकल होते हैं। जैसे देखो अभी दिल्ली में समस्या हो जाएगी स्मोक की प्रॉब्लम। स्मोक तो स्मोक और पार्टिकुलेट मैटर जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे बाहर रोड चलती है, रोड पर लोग भी चलते हैं, कार भी चलती है, तो उससे धूल और बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर पॉल्यूशन कर रही है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और बहुत सारे पार्टिकल उड़कर चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, ऊपर चलेंगे। अब जैसे ही वो ऊपर जाएंगे तो वहां पर वो पानी के जो वाटर होती है उससे मिल जाएंगे। पानी की जो अबे सुबह सुबह नीचे आ जाते हैं एकदम भारी होकर। तो जब भी कोई बंदा रनिंग के लिए जा रहा है कि भाई मैं तो जॉगिंग करूंगा और मैं तो एकदम हेल्दी रहना चाहता हूँ, तो ये जितने ज्यादा नीचे होते हैं तो समझ लो इसके फेस के नाक में चलेगा अंदर। तो फिर नाक में चले जाएंगे, बॉडी में चले जाएंगे, बॉडी में जाएंगे तो इसको अस्थमा हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो जाएगी। इसके किसी बॉडी की जो वाटर कैपिलरीज होती हैं, सॉरी जो वाटर वेसल्स होती हैं उसके अंदर जम जाएंगे तो इसको हार्ट अटैक भी आ सकता है और सारी दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्मोक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। देखो मतलब समस्या क्या है, प्रॉब्लम है दोनों की। कभी भी आपने जनता को देखा होगा, अपना जनता क्या है, कभी मतलब जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि ये पॉल्यूशन ये सब समस्या दूर है। क्यों? क्योंकि उनका कभी पॉलिटिकल एजेंडा होता ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पॉलिटिकल एजेंडा अगर जब तक नहीं बनता है तो आप किसी भी चीज को मतलब डेमोक्रेसी में दूर नहीं कर सकते। तो ये समस्या या तो लोग ही ठान ले उसको। अभी क्या हुआ था, मैं यूपी पीसीएस के बारे में बता रहा हूँ। यूपी पीसीएस के बारे में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, वहाँ के जो चेयरमैन है उन्होंने, आपका जो भी है, तो उसने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई 2 शिफ्ट में यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा, तो अब देखिए वहां पर जो है स्टूडेंट ने बहुत मतलब दिनों तक प्रोटेस्ट किया है। मतलब ये बेशर्मी की बात है इनके लिए कि अब फिर उन्होंने दो मतलब डिसाइड कर लिया 2 तारीख में 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे। तो वहां पर लोगों ने मतलब जो स्टूडेंट से टीचर थे उन्होंने धरना दिया और फिर उसको हालांकि हटवा दिया। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था, ये धरना तो दे रहे थे, धरना दे रहे थे जो भी है वहां पर चेयरमैन उसके सामने, लेकिन उसके कानों में आवाज ही नहीं जा रही थी। ठीक है, कानों में रुआ बांध डाल के ये बंदा है। अब फिर कानों में से रुआ निकाला, इसके किसने निकाला? वहां के पॉलिटिशियन, जो भी वहां सरकार है। किसकी सरकार है वहां की, जो सबको पता है किसकी सरकार है। तो उन्होंने उनके कानों में से रुआ निकाला और फिर बोला भाई ये 1 तारीख में शिफ्ट करो। अभी कानों में से रुआ कैसे निकाला? पहले तो सरकार के कानों में से रुआ निकालना पड़ेगा। तो जनता ना, यहाँ पर जो लोग थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर थे, उन्होंने सरकार ने जो कानों में रुआ लगाया हुआ था वो निकाला। एक मतलब स्टूडेंट्स का एक दल इनसे मिला, तो ठीक है टीचरों ने काफी हेल्प की उसमें, तो मिला, इन्होंने समझा उस बात को। फिर इसको यहाँ पर जो चेयरमैन है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको बोला कि भाई कानून में से रुआ निकालो और बच्चों की बात सुनो। तो फिर उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया। तो अब यहाँ क्या है, क्यों किया ये योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो क्यों किया, कानून में रुआ लगा रखा था, इन्होंने बहरे थे ये भी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन थे ना, 9 सीटों पर इलेक्शन होने वाला यूपी के अंदर, उनको पता था भाई सीट हार जाएंगे। तो पॉलिटिकल मुद्दा बनाओ, तभी आप आगे चल सकते हो डेमोक्रेसी के अंदर। अगर नहीं कर सकते हो तो नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या होता है, अगर इन्वायरमेंट दिल्ली में कहाँ रहता है, अब लोगों का मुद्दा क्या रहता है, फ्री में दे दो। तो फ्री में दे दो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आएगा वो कह देना दिल्ली में हम फ्री में देंगे सब कुछ, उसको जिता देंगे। तो आपका जब ये पॉल्यूशन की तो प्रॉब्लम कुछ रहती ही नहीं है। पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, लोगों को पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं है, ये अपने आपको साफ करना चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं है, लोग भी नहीं चाहते, लोग भी बस जो है चाहते हैं कि बस हमको फ्री में मिले। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होता। इसकी वजह से दिल्ली के लोग या वैसे दिल्ली के जो आम लोग हैं वो बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, जो अमीर है। लेकिन जो माइग्रेट वर्कर है वो यहाँ पर आकर किसी भी तरह से यहाँ की जो है वोटिंग राइट ले लेते हैं। तो वो मतलब उनको बस उनको कोई मतलब नहीं होता है कि भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ होती है। वो बस आप यहाँ पर उनको एक रूम मिल जाए रहने के लिए, वो बस कुछ दिनों के बाद अपना 10-20 साल के अंदर वो खरीद लेते हैं, फिर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वो जो मेन लोग हैं यहाँ के, वो दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, गुड़गांव नोएडा। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके वोटिंग मतलब वो धीरे धीरे दूसरे वोटिंग राइट मिल जाएंगे उनके, और उनको दूसरी उसके स्टेट के। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर सुधार हो। लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो धीरे धीरे जो दूसरे स्टेटों से आके यहाँ पर रह रहे हैं, वो गरीब हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता पॉल्यूशन वॉल्यूशन क्या होता है। तो ये बड़ी समस्या हो रही है हमारे यहाँ पर। जो वोट है, वोट की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। कि मतलब जो दूसरे वर्कर उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उनको पॉल्यूशन वॉल्यूशन से कोई लेना देनी, बस दिल्ली के अंदर रहना है।
और उनका भी एक जेन्युइन है, रहने का मतलब ये, क्योंकि उनकी रोजगारी यहाँ से चलती है, तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि उनको रोजगार उनके स्टेट या उनके आसपास, दिल्ली से बाहर ले जाओ। हम बहुत सारी जगह है दिल्ली से बाहर रोजगार देने के। एक ही शहर में इतने सारी चीजों को कॉन्सेंट्रेट करना है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बायोलॉजी का लेक्चर होगा।